नमस्कार दोस्तों, सीटेट के सीडीपी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिएगा। इनसे ही मिलता-जुलता क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब इन क्वेश्चंस को कर लिया तो वहाँ पर भी आपको बहुत आसानी होगी। कितने क्वेश्चन सही हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। हेल्प मिले अगर चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कंटेंट जो अपडेटेड कंटेंट है वो मिलता रहे आपको। पहला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इस संबंध में सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, बच्चे जो हैं वो बहुत तरीके से सीख सकते हैं। एक तरीका ही नहीं होता बच्चों को सिखाने का। जहाँ पर भी सिर्फ एक तरीका हो तो वहाँ पर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे कक्षा में भी सीख सकते हैं, ग्राउंड में भी सीख सकते हैं, घर में भी सीख सकते हैं, होटल में सीख सकते हैं, पिकनिक पे सीख सकते हैं, कहीं भी सिखाओ बच्चा सीख लेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे को सिर्फ एक जगह बांध करके रखोगे कि बच्चा वहीं पर सीखेगा, पॉसिबल नहीं है। ये आपका निगेटिव है। और पूछा क्या गया है? नहीं। तो नहीं में जो गलत होता है वही आपका सही हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। उनको वो चीज़ सिखाओ जो उनको अच्छा लगता है तो बच्चे सीखेंगे। उनको वो चीज़ ना सिखाओ जो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता तो वो स्वाभाविक रूप से सीख ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से अगर मैथ सिखा दिया जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट जगता है। लेकिन अगर उनको उसी पारंपरिक मेथड से, जैसे कि सूत्रों को दे दिया, सूत्रों को याद करवा दिया, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लगाया, फिर दूसरा क्वेश्चन जाने के बाद दूसरे सूत्रों का उपयोग किया जाए तो बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बच्चे जो मैथ जो है मुश्किल लगने लगता है। तो इसी वजह से बच्चों के स्वाभाविक तरीके से सिखाओ जैसे वो सीखना चाहते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये भी बात फैक्ट है दोस्त, कि बच्चे तभी सीखेंगे जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होंगे। कहने का मतलब है कि जैसे अगर 3 साल का बच्चा है, जब तक वो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है आप उसको स्कूल मत भेजिए। कहने का मतलब है कि बच्चा है जब 1 साल का होता है तो वो चलना मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है। अब आप उसको बोला जाए कि तुम दौड़ो, तुम अपने 3 साल के भाई जो है ना उससे रेस लगाओ, तो क्या रेस लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसी तरीके से दिमाग का भी खेल होता है दोस्त। 3 साल का बच्चा 5 साल 6 साल के बच्चे के साथ दिमागी तौर पर मजबूत नहीं होता है, तो उसको 3 साल वाले बच्चे को 3 साल वाली चीज़ें ही सिखाई जाएँ, 6 साल वाले बच्चे को 6 साल वाली चीज़ें सिखाई जाएँ। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा तैयार हो तभी वो चीज़ों को सिखाओ, तभी बच्चा सीख सकता है, तभी जाकर के चीज़ें यहाँ पर उसके दिमाग में फिट होंगी। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब ज्ञान जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से उसको सिखाइए, स्वाभाविक रूप से सिखाइए। बच्चे के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो है कि केवल कक्षा में सीख सकता है, ये गलत होगा। मैं कहने को तो 1 सेकंड में ये आंसर करके आगे बढ़ जाता, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाते। मेरा मोटो ये नहीं है कि जल्दी-जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस कराना। मेरा मतलब वो है कि जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को डिटेल में समझाना, क्योंकि इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन आएगा और आप लोग वहाँ पर सही करके आओगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने से सफलता नहीं मिलती है, क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने से पेडागोजी में सफलता मिलती है। बाकी इच्छा आपकी है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो इस अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर कि बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब, जैसे कि आप कक्षा में हैं और आपके दिमाग में रुचि, आपको उस विषय में रुचि, उस क्लास में रुचि कब डेवलप होगा? जब केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता है शिक्षक। तो जब शिक्षक केवल शब्द की बात आ जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे को यहाँ पर शामिल नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे शामिल होते हैं, तो एक बच्चों का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है ना। एक बच्चे से सवाल बार-बार नहीं पूछने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। प्रत्येक जो शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रशंसा करे। समावेशी शिक्षा मतलब यही है, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिंटू से पूछ लिया और सिंटू जो है खड़े हैं उनसे कभी पूछा ही नहीं जाता। तो पिंटू सिंटू दोनों से पूछना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रत्येक शिक्षक को यहाँ पर हक बनता है कि सभी शिक्षार्थियों को भाग लेने के लिए मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें कि हाँ, जैसे मैथ में कमज़ोर है तो भी प्रशंसा करें। वेल डन, बहुत शानदार, आपकी मैथ तो दिन पर दिन इम्प्रूव होती जा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेहनती तो हो ही आप, आपको तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बहुत मेहनत करते हो। बच्चा मोटिवेट हो जाएगा और सोचेगा सर ने तारीफ़ करी है तो चलो 1 घंटा मैथ पढ़ के देखते हैं, ठीक है। और बच्चा जब बैठेगा पढ़ने के लिए तो इंसान का दिमाग है, आपका हो चाहे किसी का भी हो, चीज़ें दिमाग में घुसने लगती हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, वो कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। तो यार देखो, जब मित्रों के साथ बैठेंगे तो रुचि में डेवलपमेंट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। रुचि विकसित नहीं होती है जब अपने मित्रों के साथ बैठेंगे, वो सिर्फ गप्पे लड़ाएंगे, गपशप करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऑप्शन नंबर सी मार करके चले आते हैं कि हाँ यार, मैं भी जब अपने मित्र के साथ बैठता था तो रुचि डेवलप होती थी। लेकिन कक्षा में रुचि बस बैठने के लिए है, बैठ जाने के बाद रुचि पढ़ाई में तो डेवलप नहीं होगी ना। पढ़ाई में रुचि डेवलपमेंट की बात की जा रही है। बच्चों अपने दोस्त के साथ बैठने के लिए तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आपको रुचि डेवलप होती है कि अपने दोस्त के साथ
साथ बैठेंगे, लेकिन पढ़ाई में नहीं होगी, सिर्फ गपशप होगा, बातचीत होगी, एक दूसरे का लंच खाना, क्या लाया है क्या नहीं लाया है, इधर देख उधर देख, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता है, तो जब उन्हें गृह कार्य नहीं मिलेगा तो रुचि डेवलपमेंट होगी, इसका तो कहीं दूर दूर तक कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है। उनको गृह कार्य नहीं मिलता है तो रुचि किस बात की डेवलप होगी, ठीक है ना। रुचि तो उस चीज़ में डेवलप होती है ना जो चीज़ हो। अब जब यहाँ पर गृह कार्य मिला ही नहीं तो यहाँ पर रुचि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर। पठन विकार से संबंधित है, या फिर आप देखोगे कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लिखने से संबंधित प्रॉब्लम्स है। ये तीन ही सवाल मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। तो पठन से संबंधित जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया की बात करेंगे तो वो किससे संबंधित होता है, वो होता है आपका गणित से संबंधित। एक अफेजिया होता है और एक डिफेजिया होता है। इस चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, लेकिन अफेजिया डिफेजिया हर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है दोबारा से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बारी आप रिसर्च कीजिए अफेजिया क्या होता है, और जब आप रिसर्च करोगे ना तो वाकई में ये दोबारा आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से मेरा जो अप्रोच है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे अपडेटेड कंटेंट मिल सके। देखिए निपुण भारत से प्रश्न बन रहा है और बार बार बन रहा है और दबा के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे कब तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, इस चीज़ के बारे में। तो देखिए इसका लक्ष्य जो है 2026 से 27 तक का लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब है कि आप देखोगे कोई भी लक्ष्य रखा जाता है 5 साल का लक्ष्य तो बनाया जाता है, तो 5 साल आप 22 से लेकर के 27 तक देखोगे ऑलमोस्ट 5 साल दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। निपुण भारत में यहाँ पर निपुण भारत अभियान जो है, निपुण लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है कक्षा 3 तक के लिए, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ है नहीं। निपुण का फुल फॉर्म पूछेगा तो हर बच्चा बता देगा। आप लोग फटाफट बताइए निपुण का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिखना आपका काम है, क्योंकि आप इस चीज़ को लिखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बता दूंगा तो आप सुन लोगे, लेकिन जब आप देखोगे ना, गूगल पर सर्च करके देखोगे या कहीं भी सर्च करके देखोगे, तो आपको चीज़ें जो हैं वो दिमाग में फिट होंगी कि हाँ यार इस चीज़ के बारे में तो सर ने बताया नहीं था, लेकिन मैंने सर्च किया था तो ये चीज़ें थी। तो इसको सर्च जरूर करना आप, ठीक है। तो 2 चीज़ें सर्च करनी है, एक अफेजिया और एक निपुण, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आप देख लो, नहीं तो आप कहोगे कि बताया नहीं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। न्यूमेरिकल या न्यूमेरेसी कुछ भी यहाँ पर बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नेशनल इनिशिएटिव मतलब कि कोई एक कदम उठाना, फॉर प्रोफिशिएंसी मतलब कि निपुणता की बात की जा रही है, इन रीडिंग मतलब कि एक्सपर्टीज़ इन रीडिंग पढ़ने में, विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझने में, एंड न्यूमेरिक मतलब कि अंक गणित में, ठीक है। तो अंक गणित को पढ़ने में और समझने में निपुणता लाना लक्ष्य है। कहाँ तक, 2026 से लेकर के 27 तक कक्षा तीसरी के अंत तक छात्रों को लिखने पढ़ने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्त कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन अब रिपीट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आंशिक मतलब जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि उसको नहीं देनी चाहिए, जिससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो देखिए बोलती पुस्तकें, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। स्पर्शीय सूचना पट, ये भी ठीक है। छोटी मुद्रण वाली पुस्तकें, देखिए इसको नहीं देना है, क्योंकि जिसको कम दिखता है उसको जितना छोटा फॉन्ट होगा देखने के लिए उतना ही दिक्कत देगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट ठीक है, ठीक है। अब मैं इसी फॉन्ट को अगर छोटा कर दूं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। अब बताइए, आपको ये फॉन्ट दिख रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें? बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ना। अब आपको यहाँ पर जूम करना पड़ेगा, आप इसको जूम करोगे फिर देखोगे तो जो चीज़ें जिसको अब दिखता नहीं है उसको ये चीज़ें दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। तो मैं आपको चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो फैक्ट्स हैं। इस चीज़ को समझिए, जिसको कम दिखता है उसको छोटे फॉन्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटे फॉन्ट पे चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए बड़ा फ़ॉन्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बड़े आकार का फ़ॉन्ट ज़रूरी है। त्रिविमीय नक्शे इंपॉर्टेंट है, चार्ट ज़रूरी है ताकि चार्ट से चीज़ों को देख पाए। बोलती पुस्तकें जो बच्चा नहीं देख सकता तो वो सुन करके तो चीज़ों को समझ ही सकता है। आंसर जो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा दोस्त, टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ना स्टार्ट किया है अभी आपने, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा और खूब आएगा कॉन्फिडेंस, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में।
बाइगोत्स्की से सवाल बनते हैं। बाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा, ठीक है, सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, इसको बोला जाता है जेडपीडी। दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा, ठीक है। तो देखिए, बच्चे को सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए मतलब कि बच्चा जो है अचीवमेंट ले, सीटेट पास कर ले, जिसके लिए 5-10 लाख रुपए खिला दिया गया, तो वो वाला तो जेडपीडी नहीं होता ना। जेडपीडी ये होता है कि जैसे कुछ आप जानते हो, कुछ टीचर ने हेल्प कर दिया और जो बीच का गैप है उसको जेडपीडी बोला जाता है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये रहा आपका क्षेत्र जहाँ पर आपने बीएड बीटीसी आपने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। फिर अब आपको यहाँ पर जाना है, ये है सुपर टेट, ठीक है, ये है आपका सुपर टेट और बीच में है ये आपका सी टेट, ठीक है। सी टेट के लिए कुछ चीज़ें आप जानते हो और कुछ चीज़ें यहाँ पर आप नहीं जानते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप यहाँ पर नहीं जानते हो और कुछ चीज़ें आप जानते हो। तो जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसको टीचर सिखाता है, जो चीज़ आप जानते हो तो जानते ही हो। अब जो चीज़ टीचर सिखा रहा है, जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक आपके पास सर्टिफिकेट सी टेट का नहीं आ जाता, वो जो एरिया कहा जाता है उसको जेडपीडी कहा जाता है। जैसे आज आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हो, पेपर दे रहे हो, पेपर दे करके आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे जो ये क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को, उस गैप को जेडपीडी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ आपको पता है, कुछ टीचर जो है यहाँ पर आपको सहायता देता है, उसी को जेडपीडी कहा जाता है। आंसर नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सहयोग की सीमा, ठीक है, जिसका नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो स्वतंत्र रूप से जा सकने वाले, साथ काम करने वाले कार्य के बीच में अंतर, ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सहयोग की मात्रा, ये सब गलत हो गया, ठीक है। आंसर नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि एनसीएफ बल देता है, किस पर बल देता है? तो देखिएगा, अवलोकन पर बल देता है, करके सीखने पर, शिक्षा बिना बोझ के, सभी पर बल देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सवाल ये भी बनता है, ट्यूशन, एक शिक्षक जो है ट्यूशन करने के लिए भी बोलता है बच्चों को, तो ट्यूशन पर भी बैन है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जीन पियाजे से भी सवाल बनते हैं और मुझे लगता है कि हर बच्चे को जीन पियाजे के बारे में इतना तो पता है कि 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, बट फिर भी एक बारी बता देता हूं कि 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो इंद्रिय गामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त जो कि दिखती है चीज़ें, उसको 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है, और 11 से लेकर के 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको अमूर्त अवस्था कहा जाता है। सवाल ये बनता है कि किस अवस्था में बच्चों को संरक्षण के नियम के बारे में पता होता है। मतलब संरक्षण का ज्ञान कब हो जाता है, कहने का मतलब कम ज़्यादा का फ़र्क किस में होने लगता है? तो याद रखिएगा, कम ज़्यादा का जो फ़र्क होता है वो मूर्त अवस्था में होने लगता है। कम ज़्यादा का फ़र्क किस में नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है, इसमें होने लगता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये सवाल बहुत बार बनता है, ठीक है। संरक्षण बोला जाता है, संरक्षण किस में आपको देखने को मिलेगा? तो संरक्षण की यहाँ पर देखोगे क्वालिटी यहाँ डेवलप हो जाती है, यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी सेंसस से सारी चीज़ों को करता है, वो होता है इंद्रियगामक अवस्था, ये भी चीज़ें पता है। चलिए, वाइगोत्स्की से यहाँ पर सवाल बनते हैं। वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं और उनका कहना है कि पहले भाषा डेवलप होती है, फिर जा कर के यहाँ पर चिंता होती है या फिर थिंकिंग होती है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? पहले भाषा फिर चिंता, ठीक है। बाकी जब पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे कहते हैं कि भाषा बाद में आती है, पहले चिंता डेवलप होती है। क्योंकि पियाजे किस चीज़ के हैं रिलेटेड? मैचुरेशन का, वो परिपक्वता को लेकर के महत्व को देखते हैं कि पहले दिमाग डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, दिमाग बाद में डेवलप होता है, पहले भाषा डेवलप होता है। जब बच्चे के पास भाषा आएगा तो भाषा से बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा और सीखते सीखते उसका दिमाग डेवलप होगा। लेकिन वाइगोत्स्की के कहीं न कहीं कटाक्ष में आते हैं पियाजे, और पियाजे कहते हैं कि नहीं भैया, पहले उसके पास ज्ञान आएगा तभी तो भाषा सीख पाएगा। तो दोनों आपस में लड़ते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दोनों को लड़ने दो यार, हमें अपने से मतलब है, हमें तो नंबर लूटने से मतलब है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आएगा, पियाजे कहते हैं कि पहले आपका विचार आएगा, चिंता आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ट्रिक भी है जिसको मैंने बताया था, वाइगोत्स्की ब है तो ब से विचार,
ठीक है, नहीं होता है, याद रखिएगा। तो वाइगोत्स्की और विचार जब भी आएगा तो विचार नहीं होगा, वाइगोत्स्की भाषा पहले होगा, पियाजे से विचार होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्याज पे विचार किया जाएगा। ठीक है, प्याज के दाम पे विचार किया जाएगा। कुछ भी याद करो, पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? बच्चा बच्चा जानता है। नैतिक तर्कणा से संबंधित है। संज्ञानात्मक पियाजे। संस्कृति वाइगोत्स्की। सामाजिक वाइगोत्स्की। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से, मजेदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और कोहलबर्ग के बारे में जान लीजिए, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं, या 6 लेवल 3 अवस्थाएं, इस तरीके से कर लीजिएगा। मतलब मान के चलिए 3 लेवल हैं, जिसमें से हर लेवल में 2-2 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है, दूसरा। तो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बोला जाता है। ये सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसको मानवता का पार्ट बोला जाता है, कहीं ना यूनिवर्सल बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको पहले वाले को दंड और पुरस्कार की बात की जाती है। तीसरे वाले जो पार्ट हैं, इस तीसरे वाले पार्ट को बोला जाता है गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंडीशन। ये तीनों जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने तीनों को बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कल फिर से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मज़ा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ आपको फील भी होगा कि हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो 10-15 मिनट में अगर हमने 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए तो 10 क्वेश्चंस कम नहीं होते। इन 10 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अप्रोच अच्छा है, टेक्निक अच्छी है तो। ठीक है, तो चीज़ें सारी मैंने बता दी। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आंसर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेहनत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा जैसा चाहता है, अगर वैसा पढ़ाया जाए तो बच्चा पढ़ता है, और तभी जाकर के बच्चा कामयाब होता है। चलिए, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपडेटेड कंटेंट के लिए कुछ सुझाव है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के जवाब तो देता ही हूँ।